हेलो एंड वेलकम टू ऑफ एयर ओरिजिनल्स। अब भाई आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनका तारुफ कराना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, ऑल इंडिया रेडियो से BBC और वहां से आज हमारे स्टूडियो में। प्लीज वेलकम रेहान फजल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आई वांट टू स्टार्ट विद विवेचना। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 500 से ज्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं। जी। देखिए, ये वैसे तो पुराना शो है BBC का, ये पुराने अवतार में होता रहा है, लेकिन इसको रीलॉन्च किया गया 14 फरवरी 2014। वैलेंटाइंस डे, नो वंडर एवरीवन इज इन लव विद इट टिल डेट। यानी 11 साल इसको हो चुके हैं। 550 से ज़्यादा एपिसोड हर हफ्ते ये शो आता है, विदाउट, जिसे कहते हैं कि इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है, और बड़ा मकबूल है। भारत में तो है ही, दुनिया के दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मिडिल ईस्ट में, और जितने भी इंडियन डियास्पोरा है, अमेरिका में, ब्रिटेन में। एक्चुअली आप हमारे शो के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। हमारा ऑफ एयर ओरिजिनल्स जो शो है, हम ये कहते हैं कि जो रेडियो जॉकीज हुआ करते थे वो ही आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, वो ही पावरफुल पॉडकास्टर्स बन सकते हैं। नाउ यू हैव ट्रांजिशनड अमेजिंगली फ्रॉम अ रेडियो जॉकी टू अ पॉडकास्टर। कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा? वही पॉडकास्ट आप अकेले स्टूडियो में बैठकर कर रहे हैं एंड यू आर नॉट इवन श्योर कि वो एंगेजमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हाउ डू यू मैनेज दैट? देखिए, पॉडकास्ट की खास चीज़ होती है कि इसको कभी भी सुना जा सकता है। इसमें आप फ्लिपेंट नहीं हो सकते। लाइव रेडियो में आप मजाक कर सकते हैं, एक आध कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, लेकिन जो पॉडकास्ट होता है ये एटर्निटी के लिए होता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई सिमरन, शुरू में ये ऑडियो पॉडकास्ट होता था। ओके क्योंकि और वो ट्रांसिशन करना इतना आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम रेडियो करते ही थे। राइट। तो वो स्क्रिप्टेड होता था। लेकिन 2019, 5 साल जब ये हो गया और ये खासा पॉपुलर हो गया, मतलब ये लगा कि ऑडियो फॉर्म में इतना पॉपुलर हो रहा है, तो क्यों ना इसका वीडियो फॉर्म लाया जाए। तो ये तय हुआ कि इसको वीडियो फॉर्म में भी किया जाएगा। तो मैं पर्सनली आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ विवेचना से, और हमने अभी नया नया अपना ये पॉडकास्ट शुरू किया है ऑफ एयर ओरिजिनल्स। तो किन चीज़ों का हम ख्याल रखें? इंटरेस्ट अब इतना छोटा हो गया उसका स्पैन। तो क्या आपको लगता है, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वापस आ रहा है, क्योंकि लंबी लंबी चीज़ें लोग देखना पसंद कर रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि लोगों का अटेंशन इधर उधर ना भटके 10 मिनट 15 मिनट, उसके लिए रिसर्च के अलावा हम क्या कर सकते हैं? अच्छे कपड़े पहनने से कुछ फर्क होगा? मैंने आज मेकअप में बहुत मेहनत की है। देखिए, लॉन्ग फॉर्मेट शुरू में जब हमने शुरू किया कि लोगों के बड़े रिजर्वेशन थे कि साहब, जो लोगों का अटेंशन स्पैन है बहुत कम होता है। Exactly. तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, और साहब आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। मतलब बल्कि लोगों की डिमांड आई कि आपका शो 15 मिनट में क्यों ख़त्म हो जाता है, आप इसको क्यों नहीं बड़ा वर्जन इसको पेश करते। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ कि साहब, लंबा वर्जन लोगों को पसंद है। अब आप कहेंगे कि क्यों पसंद है, लोग क्यों, कैसे, हाउ टू मेक श्योर कि वो इधर उधर ना भटके? देखिए, इसमें जर्नलिज्म के सिद्धांत का हमें पालन करना होगा। नंबर 1, आप ऑब्जेक्टिव हों। नंबर 2, आप दोनों पक्ष की बात करें। वो पक्ष से आप जितना भी असहमत हो, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म देने से हिचके नहीं आप। ये बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर से जो भारतीय मीडिया है वो या तो इस तरफ है या इस तरफ है। तो ये हमने अपना उसूल बनाया कि हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे, चाहे पर्सनली हम उस बात से सहमत हों या ना हों। I think it is the most difficult to be objective, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों हमारे ओपिनियंस आ ही जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी जिस चीज पे हमने जोर दिया कि ऐसी चीजें सामने लाई जाएं जो पब्लिक डोमेन में ना हो। आमतौर से जो लोग हिस्ट्री पे शो बनाते हैं, 90% लोग विकिपीडिया का सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं कि विकिपीडिया की हमने मदद नहीं ली,
वो हमने अपने सोर्स की पुख्तगी के लिए ली। मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि इन चीज़ों को हाँ। जिनकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान जाता हो, जी, उन जी। चीज़ों को आप सामने लाएं। आपने शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो से, यूपीएससी क्लियर किया था। ऑल इंडिया रेडियो के बाद आपने बीबीसी ज्वाइन किया, आप लंदन गए, फिर आप वापस दिल्ली आ गए। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करूं, ऑल इंडिया रेडियो का ट्रेडिशनल सेटअप, बीबीसी का एक थोड़ा इंटरनेशनल सेटअप और आज की करंट मीडिया का एक एल्गोरिथमिक सेटअप, इन तीनों में डिफरेंस क्या है एंड विच वन डिड यू एंजॉय द मोस्ट? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत ज़रूर हुई। ऑल इंडिया रेडियो से जो चीज़ हम कहेंगे उसने हमें डिसिप्लिन सिखाया। ओके। कि कोई फालतू चीज़ नहीं बोलनी है, बहुत कॉशियस रहना है, सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप गलत सलत लैंग्वेज कंट्रोल। लेकिन उसका रिजर्वेशन था कि लिमिटेशन था एक तरह से। बीबीसी में जब हम गए तो वो एक स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया। हम एक मुल्क के लिए नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, हम पूरी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। और कई चीज़ें जो बड़ी छोटी छोटी हैं और जिस पे कई लोग हमें टोकते भी हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है टेररिस्ट, ओके। हिंदी में कहते हैं आतंकवादी। ऑल इंडिया रेडियो में हमेशा हम लोग कश्मीर में अगर आतंकवाद हुआ तो कहते थे कि आतंकवादियों ने इतने लोग मार दिए या हमला हुआ। जब हम लंदन में गए, जब हम बीबीसी में गए तो हमें सिखाया गया कि साहब आप आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनका ओपिनियन ये था कि भाई आतंकवादी कुछ लोगों के लिए वो आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन कुछ और लोगों के लिए वो देशभक्त हो सकते हैं। हालांकि इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। और आप सिर्फ भारत के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आपको वो लोग भी सुन रहे हैं जो लोग जो आतंकवादी की डेफिनेशन से सहमत नहीं है, और उसके हिसाब से हमने ढालने की कोशिश की। एंड आई एडमिट कि हमें बहुत दिक्कत हुई। तो मुझे ये बताइए कि आजकल सोशल मीडिया पर आप हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब बाकी चीजें हैं। आज की जो भाषा शैली है, यहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं कि टेररिस्ट, आतंकवादी नहीं बोलना है, और आज जब हम कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे तो दिस इज द लास्ट थिंग इन माय माइंड कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना। बिल्कुल साहब, इसकी तो कोई मतलब कोई ख्वाब में भी नहीं सोचता कि ये भी कोई चीज है कि क्या चीज हमें बोलनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए। अब आप देखिए कि पूरा कैंपेन चलता है जिसको आप कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक खास तरह का ओपिनियन, उसको लोग बिना किसी जिसे कहते हैं रोक टोक के, वेरिफिकेशन के, बिना किसी फिल्टर के उसको इस तरह से परोसते हैं जैसे कि बिल्कुल अल्टीमेट सच यही है, और लोग उसको मानते हैं। मतलब बहुत से लोग उससे प्रभावित होते हैं। नहीं, तो आपको लगता है कि अल्टीमेट जो सक्सेस होगी, बिकॉज वायरल ट्रेंड्स ऐसे हैं रेहान साहब, आपने अगर मैं कोई एक बात बोलूं और मैं उसे जितना तोड़ मरोड़ के बोलूंगी, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी बिकमिंग वायरल, बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर। ये क्राइटेरिया नहीं है किसी भी स्टोरी के सफल होने का कि उसको कितने लोगों ने सुना या कितने लोगों ने देखा। राइट। आप स्टोरी करते हैं तो उसका सिर पैर होना चाहिए। मतलब आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि ये स्टोरी आप क्यों कर रहे हैं, और लिसनर के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो किस तरह से उसके बारे में ओपिनियन बनाए। लिसनर, माफ कीजिएगा, भारत का या दुनिया का इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ओपिनियन न बना पाए। आप अपना ओपिनियन मत दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खबर भी दीजिए और ये भी बताइए कि ये सही है और ये गलत है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना पेशेंस ही नहीं है ना। ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने वो नहीं सोचा जो मैं चाह रही हूँ, तो मैं इतनी पॉपुलर नहीं हो पाऊंगी या फिर मेरा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। इस तरह की चीजों में इसके प्लस एंड माइनस है। अब आपको यकीन नहीं होगा कि आपने तो बड़ी शुरू में तारीफ कर दी कि साहब ये, लेकिन हेट मेल भी आती है। बहुत से लोग जो आपसे सहमत नहीं है या जिनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं, वो आपको एंटी समझते हैं अपना, जबकि हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। हम वो ओपिनियन दे रहे हैं जो किसी ने कहा है, कोई स्कॉलर है,
कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट है, मतलब वो हमारे शो में इसलिए नहीं आया है, कोई ना कोई वजह है उसके हमारी शो में आने के लिए, तो वो हम दे रहे हैं। लेकिन वो समझ रहे हैं कि साहब वो हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो साहब ब्रेक बैट्स भी हैं, मतलब गुलदस्ते भी मिल तो रहे हैं। आप पर्सनली कैसे हैंडल करते हैं हेट मेल को, या कोई आपसे मिले और बोले मुझे आपका शो बिल्कुल नहीं पसंद है, या तो फिर आप... देखिए साहब, जहां तक अगर दोनों तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, हाँ, हम समझते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, अगर दोनों तरफ से, अगर एक तरफा है कि सिर्फ तारीफ हो रही है या हेट मेल है, तब हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी बात, हम जो हमारा एम था शो का, हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर दोनों तरफ के व्यूज आ रहे हैं, इट मीन्स कि आई एम डूइंग माई जॉब। वंडरफुल। तो अच्छा, आपका कोई फेवरेट विवेचना का एपिसोड जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो, या समथिंग वेरी डिफरेंट हैपेंड? सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने कहा कि फेवरेट विवेचना, उसका किस्सा हमारी समझ में आता है। हाँ। 71 वॉर जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, तो उसके ऊपर एक सीरीज हम कर रहे थे, और उसमें एक एपिसोड हमने बनाया था। हालांकि वो लड़ाई में भारत की जीत हुई थी, लेकिन एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत के एक युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। INS गाजी के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन नहीं, वो PNS गाजी था। PNS वो पाकिस्तान नेवी की सबमरीन थी जिसको भारत ने डुबोया था। हाँ। लेकिन भारत के शिप को पाकिस्तान की एक सबमरीन ने डुबोया था। और उसके कमांडर थे महेंद्र नाथ मुल्ला। और नेवी में ट्रेडिशन है कि जब शिप आपका डूबता है तो उसका कमांडर शिप के साथ जल समाधि लेता है। तो रात के 9:30 बजे वो टॉर्पीडो किया पाकिस्तान की सबमरीन ने, और शिप के 2 टुकड़े हो गए, और वो शिप 2 मिनट के अंदर समुद्र में समा गया। तो बहुत से लोग जो बच सकते थे, वो जो लाइफ बोट्स होती हैं उस पर तैर के और किसी तरह करके करीब 80 या 90 लोग बचाए गए, और 160 से ज़्यादा लोग मारे गए, डूब गए उसमें। और उसमें उसके कमांडर भी थे महेंद्र नाथ मुल्ला, जिनको मरणोपरांत भारत ने महावीर चक्र से सम्मानित किया। तो हम ये स्टोरी कर रहे थे, और बड़ी मुश्किल से हमने उस शख्स को ढूंढ निकाला पाकिस्तान में। एडमिरल तस्नीम अहमद उनका नाम था, जिन्होंने INS खुखरी को टॉर्पीडो किया था। ये बात समझ लीजिए सन 1971 की बात। और उनको हमने इंटरव्यू किया, और उन्होंने पूरा ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दिया कि किस तरह उन्होंने पहला टॉर्पीडो चलाया तो वो मिस हो गया, और दूसरा टॉर्पीडो चलाया तो वो सीधा जाकर शिप में लगा, और 2 मिनटों के अंदर शिप डूब गया। तो वो पूरा अपना ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे रहे थे। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ महेंद्र नाथ मुल्ला की बेटी वो बैठी हुई थी, अमिता मुल्ला वातल, जो कि बहुत बड़ी एजुकेशनलिस्ट हैं, स्प्रिंगडेल स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। और वो पूरा वर्णन कर रही थी कि किस तरह उनके पिता की मौत की खबर उन तक पहुंची। तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था कि एक तरफ उनके पिता को मारने वाला व्यक्ति अपना वर्णन कर रहा है, और दूसरी तरफ जिन्होंने अपने पिता को खोया था वो बैठी हुई है। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हम आमतौर से बहुत डिटैच रहते हैं और इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन वो स्टोरी करते समय हमारी भी आंखों में आंसू थे। और एक ऐसा मौका आया कि हम उनसे, अमिता से सवाल पूछने की स्थिति में नहीं थे, तो हमें रिकॉर्डिंग रुकवानी पड़ी। तो ये एक शो था जो आपने कहा याद रह गया, और खासा पॉपुलर हुआ जब उसको बताया गया। उसमें ढूंढा कैसे पाकिस्तान में उनको? देखिए, तमाम पाकिस्तान की नेवी के पुराने अफसरों से संपर्क किया। पाकिस्तान में जाहिर वो हीरो थे, और वहाँ भी उनको सितारे जुर्रत दिया गया। उनका सबसे बड़ा
बहादुरी का and it must have become even more phenomenal because 1971 war हमने जीता and this is one of the Yes. few incidents. हमने आपको बताया कि बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ के दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए जी. तो फिर हमने कहा कि भाई एक पाकिस्तान का प्लस पॉइंट था एक एपिसोड तो हमने फिर इसकी बात की लेकिन वो बहुत गजब का एपिसोड हुआ उसमें कई सर्वाइवर्स से हमने बात की जो उसमें बच निकले थे महिन्नाथ मुल्ला वो बताया कि वो किस तरह बिल्कुल डेक पर बैठे हुए थे और सिगरेट पी रहे थे और बिल्कुल उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी उनको मालूम था कि अगले 10 सेकंड में उनका शिप डूबने वाला है लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और टारपीडो लगा तो वो बड़ी जोर से उनका सिर शिप की दीवार से टकराया तो उनके सिर से खून बहने लगा था तो वो खून बह रहा था जब आखिरी बार उनको किसी ने देखा। तस्नीम अहमद की भी स्टोरी थी कि उसके बाद पूरी इंडियन नेवी लग गई उस सबमरीन को पकड़ने के लिए और उनको अपना रास्ता तय करना था कराची वापस जाना था 400-500 किलोमीटर का रास्ता था और वो बताते हैं कि हर 10 सेकंड पे हमारे बगल में बम गिरता था मतलब इंडिया ने पूरी कोशिश की उनको पकड़ने की और वो किसी तरह बचते हुए निकले। फिर उन्होंने बताया कि साहब हमारे लिए जीत का मौका था लेकिन अल्टीमेटली हार का मौका था क्योंकि जब हम कराची पहुंचे वॉर खत्म होने के बाद तब हमें पता चला कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो हमारी जो सारी this could have been avoided but that is what all is fair in love and war। तो रेहान साहब मुझे एक बात बताइए कि आज जो भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं आई एम श्योर विवेचना उनके लिए कोई नई चीज नहीं है बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैंस सो इफ वी वांट टू अचीव दैट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी पॉपुलैरिटी कि कुछ ऐसा हम सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट क्रिएट करें तो उसमें ऑथेंटिसिटी और एंगेजमेंट लाने के लिए रिसर्च के अलावा और हम क्या कर सकते हैं एंड स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स बिकॉज एक तो टाइम नहीं है। देखिए ये मतलब ऑल सेड एंड डन ये स्टोरी टेलिंग है आप कहानी बता रहे होते हैं और कहानी इंगेजिंग होनी चाहिए कहानी इंगेजिंग इस सेंस में होनी चाहिए कि एक तो बहुत आसान लैंग्वेज में हो मतलब नो फ्लावरी वर्ड्स ये नहीं कि आप मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हो स्टोरी इस तरह होनी चाहिए कि आप हमारे सामने बैठी हो और हम कोई कहानी नरेट कर रहे हो ये सिंप्लिसिटी अगर आपके शो में नहीं है और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हैं तो वो हिट नहीं होगा। तो रेहान साहब आपने हमें टेक्निकल एंगल तो बता दिया आपकी सक्सेस और विवेचना की सक्सेस के पीछे पर्सनल एंगल क्या है पर्सनल आपकी ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं आपकी ऐसी कौन सी चीजें हैं विच मेक यू सच एन अमेजिंग ब्रॉडकास्टर स्टोरी टेलर खुद मुझसे कहा वो चीजें ढूंढो जो किसी को नहीं पता है तो अब मैं वो ढूंढ रही हूँ। देखिए साहब इसमें हम ट्रेन ब्रॉडकास्टर नहीं है सबसे पहले तो ये सीक्रेट आपको बताएं आपकी तरह हमने ट्रेनिंग नहीं ली है ब्रॉडकास्टिंग हमने किसी भी ब्रॉडकास्टिंग या जर्नलिज्म के स्कूल में पढ़ाई नहीं की है हमारे पास कोई डिग्री नहीं है अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक डिग्री होती है तो सारा जो कुछ सीखा है या जो बोलते हैं वो देख के सीखा है लोगों को सुन के ऑन हैंड्स बस ये कहेंगे कि न्यूज़ में करंट अफेयर्स में शुरू से रुचि थी और हम 8 साल की उम्र से अखबार पढ़ते थे और कवर टू कवर अखबार पढ़ते थे सारा तो मतलब खेलते कब थे आप? नहीं उसका वक्त रहता था खेलते भी थे तो ये शौक मतलब एक तरह का पैशन था और वो आज भी है आज इन सेंस कि आप सब लोग या जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ऑनलाइन न्यूज़ मोबाइल पे देख लिया या कोई वेबसाइट चेक कर ली हम अगर 5 अखबार पढ़ेंगे नहीं तो हम अपना नाश्ता नहीं कर सकते हम अपनी चाय नहीं पी सकते अखबार पलटना उसकी महक महसूस करना और एक थोड़ी सी सनक हमारे पास है वो ये कि हम ताज़ा अखबार
पढ़ना। हमारे घर में वो इंस्ट्रक्शन जो है हाथ में जब तक कि ताला ना लग जाए तब जब तक। तक वो उस अखबार को हम छू न लें, हाँ, हाँ। उसे कोई दूसरा आदमी नहीं छू सकता। ये एक मतलब अच्छा। सनक है हमारी। लोग इसको Amazing. कई बार कहते हैं कि साहब ये क्या पागलपन है। हाँ, प्लस हमें किताबों का बहुत शौक है, और बहुत बचपन से शौक है। ज़माने में जब पॉकेट मनी मिला करता था, जब हम पढ़ा करते थे, तो लोग और चीज़ें खरीदते हैं पॉकेट मनी में। कहीं मूवी देखने चले गए या कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो हमारा शौक होता था कि हम कोई ना कोई किताब लेकर आते थे। तो वो किताब, वो जो शौक है वो अब तक जारी है। अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम अर्न करते हैं वो हमारा किताबों में जाता है। किताबों से आता है। तो वो है। लेकिन किताब ये मत समझिए कि हम विवेचना के लिए पढ़ते हैं। ये आपको बता दें सीक्रेट इसका, कि ये पढ़ाई बेकार नहीं जाती। मतलब वो हो सकता है कि उस वक्त लग रहा हो कि अब वो मशहूर टेनिस प्लेयर बियॉन बॉक की मेमोइर्स आजकल छपे हैं आजकल, और हम उसे पढ़ रहे हैं, और अभी लग रहा हो कि हम फालतू पढ़ रहे हैं, कि बोर पे हमें कोई शो नहीं करना, हम क्यों पढ़ रहे हैं। करेक्ट, ये लेकिन या वो अरुंधति रॉय की, हाँ, मदर मेरी अरुंधति कम्स रॉय टू मी, की यस, वो मैं जो पढ़ रही किताब हूँ। वो और कई बार यू आर राइट, कई बार लगता है हम लेकिन क्यों वो टाइम वेस्ट आपके कर रहे हैं। दिमाग में रहता है। हाँ, कभी ना कभी साल 2 साल 10 साल बाद वो कनेक्ट आप करते हैं कि ये चीज़ आपने पढ़ी है वो काम आती और है। वो काम आती है। तो बहुत सी चीज़ें जो हमने अपने स्टूडेंट डेज में पढ़ी थी, जब हम तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो वेस्ट नहीं गया, वो अभी वो भी अब काम आया है। काम आता है। राइट। तो यहाँ से निकल के मैं सीधे जा रही हूँ दरियागंज, और बहुत सारी किताबें खरीद कर ला रही हूँ। ओके, तो अब जाने से पहले हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है। सो यू आर रेडी फॉर द रैपिड फायर? बिल्कुल। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूट्यूब म्यूजिक या बिना का गीतमाला? बिना का गीतमाला। यूट्यूब म्यूजिक सुनने के लिए नहीं है साहब। म्यूजिक यूट्यूब पे आप वो देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, यूट्यूब पे आप फिल्म्स देखते हैं। दूसरा सवाल, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग अ राइट या ऑन स्टूडियो रिकॉर्डिंग एन एपिसोड ऑफ विवेचना? ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग ए राइट। Why you stopped doing थ्रिल that? है साहब, थ्रिल है ये। जी। हम लंदन में जब बीबीसी का शो करते थे तो जी। स्टूडियो बेस्ड शो होता था। मतलब हम एक तरह से कंपाइल करते थे भारत भर से आई हुई या दुनिया भर से आई हुई खबरों को, लेकिन हमें वो थ्रिल नहीं मिलता था कि हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ख़ास तौर से पोस्टिंग ली इंडिया की। मतलब लंदन में लोग रहने के लिए पता नहीं क्या करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने मांग के पोस्टिंग ली कि हमें दिल्ली में पोस्ट किया जाए ताकि हमें लाइव रिपोर्टिंग का मौका मिल सके, और मिला। मतलब सब कॉन्टिनेंट में आप समझ लीजिए कि 2000 से 2010 के बीच में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो आपने कवर की। वहाँ जाने का मौका मिला। ओके, विवेचना के लिए अगर एक फीमेल को एंकर चाहिए होगी आपको आज, तो वो कौन होंगी और क्यों? अब साहब ये सिमरन कोहली क्यों नहीं? मेरे अलावा मैं तो किसी और को आने नहीं दूंगी, मेरे अलावा और कौन? अच्छा, मैं क्यों होंगी ये बताइए, अब मेरी तारीफ करिए। देखिए साहब, आप एलिक्वेंट हैं, आप बिल्कुल बगैर स्क्रिप्ट के बोल सकते हैं। हम जैसे लोग को स्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ता है। आप इम्प्रॉम्प्टू लोगों को बता सकती हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब है। थैंक यू वेरी मच। अब सब लोगों ने देख लिया है, इन्होंने मुझे अपना को एंकर बनाया है। अब मुझे बताइएगा कब पहुंच रहा है मुझे आपके स्टूडियो। वंडरफुल। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, बताइए सही है कि गलत है? एवरी मॉडर्न डिजिटल ट्रेंड इज बेसिकली एन ओरिजिनल एको ऑफ द ओल्ड रेडियो। देखिए, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, क्योंकि अब मॉडर्न उसमें कई नई चीजें हो रही हैं जो कि पुराने रेडियो में नहीं होती। देखिए, रेडियो बहुत बदला है। ऑल इंडिया रेडियो में टॉक्स हुआ करती थी जिनको कहते थे हिंदी वार्ता जी। और वो 15 मिनट की होती थी, और एक आदमी किसी सब्जेक्ट पर लगातार 15 मिनट तक बोलता नजर आता था। आज आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप ये 15 मिनट बोलें तो कोई भी आपको
सुनने से इनकार कर देगा। एक एक वॉइस का जो अटेंशन स्पैन ऑडियो में है वो 1 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। नहीं है, correct. इसके बाद कोई ना कोई आवाज़ में बदलाव आना चाहिए, कोई दूसरा आदमी बीच में बोलना चाहिए। तो ये सब वो जो पुराने फॉर्मेट हैं टॉक रेडियो के, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। अब इंटरैक्टिव रेडियो आ गया, मतलब जिसमें 2 लोग बात कर रहे हैं। मतलब पुराना ऑथेंटिसिटी, पुरानी वो सब चीज़ है, लेकिन ये भी चीज़, इसका भी This is ध्यान। like you're moving with the times. आप वो पुराना देख रहे हैं लेकिन आप you are moving forward, right? And now I come to the last question: London या Delhi? We know the answer to that, but we want you to elaborate. ऑलवेज दिल्ली, क्योंकि लंदन ठीक है, वो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, लगता है कि आप एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं है लंदन। Okay. लंदन में अब दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, भारत में इलेक्शन हो रहा है, आप लंदन में रह के उसको कैसे कवर You कर can't सकते हैं? feel it. या The vibe. इंडिया में मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है या 2036 में ओलंपिक्स होंगे, तो आप लंदन में बैठ के उसको कैसे कवर करेंगे? आपको मैदान में होना चाहिए, मैदान में उसको Actually, you can feel it like that. जाने से पहले एक लास्ट एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, the ones who are aspiring to become serious broadcasters. सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो है हार्ड वर्क। बगैर कड़ी मेहनत के आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो जितना आप पढ़ सकते हो, ये नहीं कि नौकरी लग गई, जर्नलिस्ट बन गए तो आपने पढ़ना छोड़ दिया और फिर वो रूटीन चीज़ें कर रहे हैं कि आपको भेजा गया बीजेपी को कवर करने तो आप वहाँ पहुँच गए और आपने पीस टू द कैमरा कर दिया बीजेपी में क्या हो रहा है। लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड, वो क्यों हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरे लोग होंगे वो शायद इतना पढ़ के नहीं आएंगे, अगर, और वो आपको हमेशा कामयाबी देगा अपने जीवन में। Wonderful. Thank you so much. It was great having you here. और हम आपको बुलाते रहेंगे, आपसे these pearls of wisdom हम लेते रहेंगे। So kind of you. बहुत जल्द हम लौट कर आएंगे एक और स्पेशल गेस्ट के साथ on another episode of Off Air Originals.